नमस्कार। मराठा विद्याप्रसारक समाज नाशिक, KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस, KTHM कॉलेज नासिक के हिंदी विभाग की ओर से प्रथम वर्ष BA हिंदी के विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर PV कोट में आप लोगों के सामने आज प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ एवं परिभाषाएं प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों ने इसके पूर्व प्रयोजनमूलक हिंदी पाठ्यक्रम का उद्देश्य, पाठ्यक्रम का परिचय कर लिया है। आज हमें यहाँ पाठ्यक्रम के प्रथम इकाई का जो अध्ययन है वो करना है। आप लोग जानते हैं कि हमारा जो अध्यापन है वह ऑनलाइन पद्धति से प्रारंभ हुआ है। आप लोगों ने इसके पूर्व प्रयोजनमूलक हिंदी का पाठ्यक्रम अच्छी तरह से समझ लिया है। आप लोग और भी उस वीडियो को देखकर पाठ्यक्रम को समझ सकते हैं। इसी के साथ आप लोग गूगल क्लासरूम में जाकर भी यह पाठ्यक्रम देख सकते हैं या सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय की साइट पर जाकर, उनके सिलेबस पोर्टल पर जाकर तुम लोगों को प्रथम वर्ष BA का जो पाठ्यक्रम है वह मिल जाएगा। उसमें हिंदी का भी पाठ्यक्रम है। इसी के साथ यहाँ उसकी जो परीक्षा की पद्धति है या जो परीक्षा ली जाएगी उस संदर्भ में भी जानकारी मिल जाएगी। तो आज हमें यहाँ अपने पाठ्यक्रम के अनुसार अपना जो प्रथम विषय है प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ या प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप हमें समझना है। प्रयोजनमूलक ये शब्द कैसे प्रचलित हुआ, चलो आज हम इन्हें समझते हैं। या प्रयोजनमूलक हिंदी का जो इतिहास है या पार्श्वभूमि है उसे हम पहले समझ लेते हैं। उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ प्रयोजनमूलक हिंदी की ज़रूरत क्यों निर्माण हुई। क्योंकि आप लोग जानते हैं भाषा के मुख्य 3 रूप होते हैं। एक बोलचाल की भाषा, यही बोलचाल की भाषा जब विकसित हो जाती है वह भाषा आगे चलकर भाषा बन जाती है। वही भाषा मुख्य व्यवहार की भाषा बन जाती है, प्रशासन की भाषा बन जाती है, उसी के साथ साहित्य की भाषा बन जाती है। और वही भाषा और भी विकसित हो जाए जिससे सभी प्रकार के जो व्यवहार हैं, कामकाज हैं, वह यहाँ प्रयुक्त होते हैं। ऐसे समय जो तीसरा जो रूप है वह प्रयोजनमूलक हिंदी सामने आता है। तो भाषा के 3 रूप समझ गए। पहला है बोलचाल का, दूसरा है साहित्य का और तीसरा है प्रयोजनमूलक का। तो यह प्रयोजनमूलक जो रूप है या भाषा है हिंदी में, उसे प्रयोजनमूलक हिंदी कहा जाता है। तो हमें इस प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में जो पार्श्वभूमि है या उसकी पूर्व पीठिका है उसे पहले समझ लेना है। तो चलिए प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में हमें समझना है। उसके पहले भाषा का जीवन में क्या महत्व है। हम भाषा के माध्यम से ही यहाँ जो अपना आदान प्रदान है यानी भाव और विचारों का आदान प्रदान है, संप्रेषण है या विनिमय है, वह यहाँ करते हैं। इसी से हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं।
तो ऐसे समय यहाँ भाषा कितनी महत्वपूर्ण है, और भाषा ये जो वरदान है ये मनुष्य को मिला है, मनुष्य प्राणी को मिला है। इस भाषा के कारण ही मनुष्य आज संसार में अपना जो ज्ञान है वो सुरक्षित रख चुका है। यानी मनुष्य प्राणी का ही ज्ञान या इतिहास आज हमें यहाँ भाषा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो यह इतिहास निर्माण करने का कार्य, इतिहास को सुरक्षित रखने का कार्य भाषा ने किया है। तो ऐसी भाषाएं अनेक रूपों में हमें दिखाई देती हैं। तो संसार का संपूर्ण ज्ञान भाषा से ही सुरक्षित है। भाषा मनुष्य की सामाजिक और व्यवहारिक जरूरत है। भाषा एक संस्कार है। भाषा हम पर क्या करते हैं? संस्कार करते हैं। अच्छी भाषा हम बोलते हैं या अच्छी तरह से बातचीत करते हैं तो तब हमारे संस्कार दिखाई देते हैं। और इस तरह भाषा प्रयुक्त करते समय अच्छे शब्दों का प्रयोग जब होता है तो अपने आप वो व्यक्ति संस्कारित दिखाई देता है, या उसमें वो भाषिक संस्कार आ जाते हैं। भाषिक प्रक्रिया मूलतः एक सामाजिक प्रक्रिया है। यानी भाषा का जो विकास है समाज में रहकर होता है। समाज में व्यवहार कर मनुष्य भाषा का विकास करता है। भाषा न केवल विचार विनिमय का माध्यम है, बल्कि वह सामाजिक नियंत्रण का एक सक्षम साधन भी है। आप लोग यहाँ समझ गए होंगे कि भाषा से हम भाव और विचारों का संप्रेषण ही नहीं करते हैं, तो हम समाज को नियंत्रित करने का कार्य भी भाषा के माध्यम से करते हैं। जैसे समझ लीजिए एक बड़ा समूह है और उस समूह को संबोधित करना है, मनुष्य के पास दूसरा कोई साधन नहीं है, तो मनुष्य कोई एक व्यक्ति यहाँ खड़े होकर अनेक लोगों को या पूरे समूह को समझा सकता है कि आप शांत बैठिए, और उसकी भाषा उन लोगों को समझ में आ जाए तो वह उन लोगों पर, उन समूह पर या उस समाज पर क्या कर सकता है? उस भाषा के माध्यम से नियंत्रण स्थापित कर सकता है। तो ये ताकत भाषा में होती है। भाषा के माध्यम से मनुष्य वह निर्माण करता है। तो यह भाषा आज सामाजिक जरूरत बन गई है। जिस प्रकार सामाजिक व्यवहार समाज की अपनी आंतरिक व्यवस्था से परिचालित होता है, उसी प्रकार भाषा व्यवहार और भाषिक यथार्थता को संप्रेषण सापेक्ष क्षमता के संदर्भ में देखने का अग्र बढ़ा है। यानी भाषा का जो संप्रेषण है या भाषा की संप्रेषण सापेक्षता है, उसे आज बड़ा महत्व मिल गया है। और इस तरह आज भी आप लोग देखते हैं कि भाषिक जो अध्ययन है वो दिनों दिन बढ़ रहा है। आप लोग जानते होंगे या आगे चलकर आप लोग जान जाएंगे कि भाषा का जो अध्ययन है भाषा विज्ञान के माध्यम से किया जा रहा है, या लिंग्विस्टिक जिसे कहते हैं, उस या लिंग्विस्टिक के साथ अन्य जो माध्यम हैं, अनेक प्रकार के भाषा विज्ञान के जो यहाँ सिद्धांत हैं वो निर्माण हुए हैं, और उसी के माध्यम से आज भाषा का अध्ययन यानी अनेक भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। और इस अध्ययन से हमें अतीत के, मनुष्य जीवन के, भूतकाल के अनेक संदर्भ यहाँ प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह यहाँ भाषा का जो अध्ययन है वह अध्ययन की आवश्यकता यहाँ बढ़ रही है। भाषा मुख्यतः मौखिक होती है, जिसके लिखित ध्वनि चिन्हों को लिपि के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं। यानी हर भाषा के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। हम जो मौखिक रूप में बोलते हैं वो ध्वनि चिन्ह हम यहाँ लिखित रूप में अंकित करते हैं, और वो भाषा क्या हो जाती है? लेखन से सुरक्षित हो जाती है। तो यह भाव और विचार सुरक्षित रखने के लिए लेखन ज़रूरी है, लिखित भाषा ज़रूरी है। तो यहाँ उस माध्यम से हम उसे लिखित रूप में व्यक्त करते हैं। किसी भी भाषा के अनेक रूप होते हैं। विविध रूपों में ही भाषा विनिमय का साधन होती है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जिस वर्ग के होते हैं, उसी तरह
भाषा का रूप भी बदल जाता है। भाषा के मुख्य रूप से मौखिक और लिखित दो रूप होते हैं। मौखिक भाषा का उच्चारण हर व्यक्ति कर सकता है, परंतु उसका लिखित रूप लिपि के अंतर्गत ही संभव है। लिखित भाषा ही प्रामाणिक होती है और वही मानक यानी स्टैंडर्ड भाषा मानी जाती है। एक भाषा के लिखित रूप अनेक नहीं हो सकते, पर मौखिक भाषा के अनेक रूप हो सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, हिंदी भाषा अनेक बोलियों में यहाँ बोली जाती है। आप लोग उत्तर भारत को जानते हैं, तो हर राज्य में हिंदी भाषा अनेक बोलियों के माध्यम से बोली जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश है, वहाँ अवधी भी बोली जाती है, वहाँ खड़ी बोली भी बोली जाती है, वहाँ ब्रज भी बोली जाती है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में मालवी बोली जाती है, आगे चलकर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, बिहार में भोजपुरी बोली जाती है। तो यह क्या है, भाषा के यहाँ विविध रूप है, यानी उसकी जो बोलियाँ हैं उन बोलियों के माध्यम से एक समग्र भाषा विकसित होती हैं। और ऐसी मौखिक जो भाषाएं हैं वह कई रूपों में दिखाई देती हैं और उसे हम मूलतः बोलियाँ कहते हैं। भाषा के इन आधारों पर विभिन्न रूप उभर कर सामने आते हैं। यह रूप देश काल, परिस्थिति, प्रयोग आदि से विकसित होते हैं। भारत में हिंदी भाषा स्वाधीनता के बाद विशेष रूप से यहाँ विकसित हुई है, या उसका प्रयोगगत जो रूप है वह विकसित हुआ है। हिंदी भाषा के प्रयोगात्मक रूप को सबसे पहले 17-18 अप्रैल 1974 को केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा आयोजित प्रयोजनमूलक हिंदी संगोष्ठी में मान्यता मिली। प्रयोजनमूलक हिंदी हमारे समय की आवश्यकता से उत्पन्न एक अनुप्रयुक्त संकल्पना है, जो देश में भिन्न भिन्न व्यवहारों, सामाजिक संदर्भों, भिन्न भिन्न व्यवहार कौशल में प्रयुक्त हो रही है। उसी से प्रयोजनमूलक संकल्पना स्पष्ट होती है। तो आप लोग समझ गए ये प्रयोजनमूलक संकल्पना कंसेप्ट कैसे सामने आई, और इस तरह यहाँ 1974 में जो यहाँ सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में इस तरह इस विषय को, इस भाषा को एक नाम दिया गया, प्रयोजनमूलक हिंदी। आगे चलकर हमें इसी का अर्थ समझना है। इसी के माध्यम से यहाँ जो प्रयोजनमूलक विषय हैं वो विकसित हुआ है, तो उससे किस तरह स्थापित करने का प्रयास हुआ उसका भी हमें परिचय प्राप्त करना है। किसी भी भाषा के प्रयोग के आधार पर दो रूप किए जाते हैं। एक सामान्य व्यवहार में दैनिक कार्यों में प्रयुक्त प्रयोग की भाषा, और सामान्य जीवन से भिन्न किन्हीं विशेष कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। तो आप लोग इसके पूर्व ही समझ गए कि भाषा यहाँ एक बोलचाल की भी होती है, जिसमें मनुष्य दैनिक जो सामान्य व्यवहार है वह सामान्य व्यवहार करता है, और दूसरी जो भाषा होती है वह दूसरी भाषा किसी विशेष कार्य से, जैसे आप लोग गांव में हो, शहर में हो, मोहल्ले में हो, जो भाषा प्रयुक्त करते हैं, लेकिन वही भाषा सरकारी कार्यालय में नहीं चलती। सरकारी कार्यालय में जब हम जाते हैं तो वहाँ की जो प्रशासनिक भाषाएं हैं, कार्यालयीन भाषाएं हैं, उस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे समय जो भाषा है वो भाषा क्या हो जाती है, विशेष हो जाती है, और वो विशेष कार्य के लिए प्रयुक्त होती है। इसमें पहले रूप का ज्ञान व्यक्ति सामान्य यानी सामान्य जीवन के परिवेश से प्राप्त करता है। यानी इसमें जो बोलचाल की भाषा है तो उसका जो ज्ञान है मनुष्य सामान्य व्यवहार से ही उसे प्राप्त करता है, अपने परिवेश से प्राप्त करता है। लेकिन दूसरे रूप को वह जब कामकाज करता है, सरकारी क्षेत्र में उसे काम करने की आवश्यकता होती है, या वह किसी कार्य से वह जाता है, तब उसे इस भाषा की ज़रूरत पड़ती है।
ऐसे समय का वो जो कार्यालयीन रूप है वह दिखाई देता है। इसी प्रकार पूरे भारत में सरकारी या केंद्र सरकारी कार्यालयों में जो कामकाज चलता है और ऐसे समय यहाँ मनुष्य को कार्य बाहुल्य से वहाँ जाना होता है, उस समय उसे प्रयोजनमूलक भाषा रूप का या विशिष्ट भाषा रूप का ही सहारा यहाँ लेना होता है। तो ऐसे समय भाषा के प्रयोजनपरक आयाम का संबंध हमारी सामाजिक आवश्यकताओं और जीवन की उस व्यवस्था से होता है जो व्यक्तिपरक होकर भी समाज सापेक्ष होता है। भाषा के इस प्रकार्यात्मक आयाम का प्रयोग किसी प्रयोजन विशेष अथवा क्षेत्र कार्य के संदर्भ में होता है। यहाँ भाषा प्रशासन, व्यवसाय, विज्ञान तथा तकनीकी आदि क्षेत्रों की प्रयुक्ति बनकर भाषाई प्रकार्य निभाती है। तो यहाँ समझ गए कि भाषा सामाजिक व्यवहार में विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयुक्त विशिष्ट भाषा रूप प्रयोजनमूलक भाषा कहलाता है। तो ऐसी ये प्रयोजनमूलक जो भाषा है वह प्रयोजनमूलक भाषा यहाँ निर्धारित होती है और इस भाषा के संदर्भ में या अनेक विद्वानों ने अपने जो विचार हैं वो विचार भी रखे हैं, जिससे प्रयोजनमूलक रूप स्थापित होने के लिए बल मिला है। तो यह जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली भाषा मानी गई और इसके मुख्यतः दो पक्ष या प्रकार्य या सामने आए, जिसे हम यहाँ सौंदर्यपरक और सामाजिक आवश्यकता ऐसे दो रूपों से भी समझ सकते हैं कि एक का संबंध हमारी सौंदर्यपरक अनुभूति का आधार होता है, यानी जो भाषा साहित्य में प्रयुक्त होती है, साहित्यिक भाषा होती है, वह सौंदर्य को महत्व होता है, वह सौंदर्यपरक अनुभूति से व्यक्त होती है। दूसरे का संबंध हमारी सामाजिक आवश्यकता और जीवन की उस व्यवस्था से जुड़ा होता है जो व्यक्तिपरक होकर भी समाज सापेक्ष होती है। अर्थात हमें दैनंदिन व्यवहार में जो वैयक्तिक आवश्यकता हो या अन्य आवश्यकता हो, उस आवश्यकता के समय जो भाषा प्रयुक्त करनी होती है वो एक विशिष्ट भाषा प्रयुक्त करनी पड़ती है। उस भाषा को समाज सापेक्ष कहा जाता है, जिसका मुख्यतः हमारी जीविका के साथ संबंध होता है। उसी हेतु वह सेवा माध्यम के रूप में भी प्रयुक्त होता है, यानी जो रूप है वो सेवा माध्यम के रूप में ही प्रयुक्त होता है। जैसे हम व्यवहार में जाते हैं तो वहाँ व्यवहार में सामने वाला जो व्यक्ति है वो जो सेवा देना चाहता है तो वह तुरंत हमारे सामने जो भाषा हम समझते हैं उसी में बात करता है। जैसे आप बैंक में जाओगे तो आप अंग्रेजी समझते हैं तो अंग्रेजी में बात सामने वाला अधिकारी करता है। आप हिंदी समझते हैं या हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में वह बात करता है। ऐसे कई उपक्रम हैं, कई क्षेत्र हैं, वहाँ मनुष्य अपनी वैयक्तिक ज़रूरत के लिए कामकाज के अनुसार जाता है। उस समय उसी प्रकार की भाषा उसे यहाँ अनुभूत होती है, उसी भाषा का प्रयोग उसे दिखाई देता है या करना होता है। तो भाषा व्यवहार का यह दूसरा पक्ष ही भाषा का प्रयोजनमूलक संदर्भ है। इसलिए प्रयोजनमूलक हिंदी का तात्पर्य हिंदी के उन विविध रूपों से जो विभिन्न व्यवहारों एवं सेवा माध्यम के रूप में सामने आते हैं, तो उस रूप को आज प्रयोजनमूलक हिंदी के माध्यम से जाना जाता है। भाषा के माध्यम से ही अनेक प्रकार की सेवाएं आज दी जाती है। इस तरह प्रयोजनमूलक हिंदी
भाषा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है। प्रयोजनमूलक विशेषण हिंदी भाषा के प्रायोगिक तथा व्यवहारिक फंक्शनल पक्ष को अत्यधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाता है, क्योंकि परंपरागत साहित्य तथा ज्ञान विज्ञान एवं प्रशासन आदि के लिए प्रयुक्त साहित्य में अंतर रखते हुए उनसे प्रयुक्ति के आधार पर जुड़े भाषा भेदों या भाषा रूपों को स्पष्टता से अलग करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त जो भाषा हैं उस भाषा की आवश्यकता को महसूस कर यहाँ हिंदी भाषा का यह नया रूप सामने आया और इस हिंदी का यह नया रूप भाषिक संरचना को लेकर यहाँ उभर कर सामने आया। तो ऐसे रूप को आधुनिक समाज, जीवन, सरकारी प्रशासन, वाणिज्य व्यापार और ज्ञान विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी जैसे अनेक क्षेत्रों में यहाँ प्रयुक्त किया जा रहा है। तो वहाँ प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता है और ऐसे विद्यार्थी यह इस रूप का अध्ययन करते हैं। इस रूप के माध्यम से यानी इस प्रयोजनमूलक हिंदी के माध्यम से ज्ञान अर्जित करते हैं। तो ये सरकारी तथा अन्य सार्वजनिक जो उपक्रम हैं उन क्षेत्रों में जाकर यहाँ इस भाषा के माध्यम से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही सभी क्षेत्रों का कार्य चलता है। ऐसे कार्य के लिए यह प्रयुक्तिपरक रूप वहाँ आवश्यक है। इसी हेतु यहाँ प्रयुक्त हिंदी भाषा के इसी प्रयुक्तिपरक रूप को प्रयोजनमूलक या एप्लाइड अथवा फंक्शनल हिंदी कहते हैं। विश्व में अंग्रेजी ही ऐसी भाषा है जो समाज, शिक्षा, प्रशासन, दर्शन, साहित्य तथा अन्य क्षेत्रों में अनेक विध स्थितियों में प्रयुक्त हो रही है। उस रूप को एप्लाइड या फंक्शनल लैंग्वेज कहते हैं। उसी का आधार लेकर हिंदी भी आज विश्व में दूसरे स्थान पर है और उस स्थान पर वह यह व्यवहारिक या फंक्शनल रूप के माध्यम से दिनों दिन विकसित हो रही है। तो ऐसे प्रयोजनमूलक हिंदी का जो आरंभ है हमारे स्वाधीनता के बाद, यानी देश जब स्वतंत्र हुआ, संविधान का निर्माण हुआ और राजभाषा के रूप में हिंदी स्थापित हुई, उसके बाद ये प्रयोजनमूलक रूप सामने आया और आज यहाँ सरकारी विभिन्न क्षेत्रों में इसी का प्रचलन आप लोग देखते हैं। तो अभी हमें इस प्रयोजनमूलक शब्द का अर्थ पहले समझ लेना है। इसे प्रयोजनमूलक यह जो नाम है, शीर्षक है या यह जो रूप है वो कैसे विकसित हुआ उसे समझना है। इसे जैसे आप लोग समझ गए कि अप्लाइड या फंक्शनल के पर्याय के रूप में प्रयोजन तथा प्रकार्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में यह प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ ही विभिन्न सामाजिक प्रयोजनों के लिए भाषा का अनुप्रयोग है। प्रयोजनमूलक हिंदी के संदर्भ में प्रयोजन विशेषण में मूलक उपसर्ग लगने से यह प्रयोजनमूलक शब्द निर्माण हुआ है। प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य और मूलक का अर्थ है प्रयुक्त। तो प्रयोजन का संबंध भाषा में उसकी प्रयोजनीयता से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार प्रयोजनमूलक भाषा से तात्पर्य हुआ किसी विशिष्ट उद्देश्य से प्रयुक्त भाषा। तो यहाँ किसी विशिष्ट उद्देश्य से जो भाषा प्रयुक्त होती है उससे यह शब्द बना है। दूसरे रूप में प्रयोजन का संबंध भाषा में उसकी प्रयोजनीयता से जुड़ा है तथा मूलक उपसर्ग का तात्पर्य है आधारित, यानी विशिष्ट उद्देश्य से आधारित जो भाषा है उसे
प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। तो ये प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ है। तो इसी संदर्भ में प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ हुआ ऐसी विशिष्ट हिंदी जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। तो यहाँ आप लोग समझ गए कि प्रयोजनमूलक हिंदी से तात्पर्य क्या हुआ? किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन अथवा कार्य विशेष के संदर्भ में होता है। तो ऐसी भाषा को प्रयोजनमूलक भाषा या प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। यह प्रयोजनमूलक एक पारिभाषिक शब्द है जो भाषा की अनुप्रयुक्तता और प्रायोगिकता के निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। यानी भाषा की जो विशेष आवश्यकता है और प्रयोग है उस प्रायोगिकता के लिए, प्रकार्य के लिए इसका यहाँ प्रयोग किया गया है। उस प्रयुक्ति के रूप में यह भाषा आज प्रयुक्त होती है। तो उस दृष्टि से आप यह देखिए कि भारत में जैसे रेलवे सरकारी कार्यालय या केंद्र सरकार के मंत्रालय कार्यालय है, उसी प्रकार बैंक है। ऐसे क्षेत्रों में जो विशिष्ट या विशेष रूप से भाषा प्रयुक्त होती है उस भाषा को ही या प्रयोजनमूलक भाषा या व्यावहारिक भाषा कहा जाता है। कारण आप लोग देखते हैं कि रेलवे की भाषा अलग है, सरकारी कार्यालय की भाषा अलग है, बैंकों की भाषा अलग है। तो ऐसे निश्चित अर्थ में जो भाषा प्रयुक्त होती है उस भाषा को ही या प्रयोजनमूलक भाषा कहते हैं। तो यहाँ प्रयोजनमूलक हिंदी इस शब्द का अर्थ आप लोगों के सामने स्पष्ट है कि विशिष्ट उद्देश्य से प्रयुक्त भाषा, यानी विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट प्रयोजन से जो भाषा प्रयुक्त की जाती है उस भाषा को क्या कहते हैं? यहाँ प्रयोजनमूलक भाषा कहते हैं। जैसे आप लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहाँ कहा जाता है मुझे टिकट बुकिंग करना है, टिकट खरीदना है। तो इस तरह वो विशिष्ट शब्द वहाँ प्रयुक्त होते हैं। रेलवे के लिए गाड़ी आई गई इस तरह नहीं। तो गाड़ी जिस उत्तर की ओर आए या दक्षिण से ओर आए उसे अप या डाउन कहते हैं। अप की ओर जाने वाली गाड़ी, डाउन की ओर जाने वाली गाड़ी, इस प्रकार के जो शब्द हैं वह रेलवे में अलग रूप से प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ अप और डाउन सामान्य व्यवहार में अप का मतलब ऊपर और डाउन का मतलब नीचे ऐसा होता है, लेकिन रेलवे में एक दिशा से आने वाली गाड़ी दूसरी दिशा की ओर जाने वाली गाड़ी को अप डाउन कहते हैं। तो यह शब्द सिर्फ रेलवे में ही प्रयुक्त होता है, दूसरी जगह दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो उसकी एक यह अनुप्रयुक्तता होती है और यह अनुप्रयुक्तता या प्रायोगिकता ही ध्यान में रखकर ये शब्द वहाँ निर्धारित किए जाते हैं। ये शब्द बैंक में नहीं चलेगा, बैंक में अलग प्रकार का शब्द होता है। तो इस तरह बैंक हो, डाक विभाग हो, भारतीय जीवन बीमा निगम हो या अन्य सरकारी उपक्रम हो, तो वहाँ अलग अलग प्रकार से जो शब्द प्रयुक्त होता है उनका एक विशिष्ट उद्देश्य या सामने होता है। तो ऐसे विशिष्ट उद्देश्य प्रयुक्त भाषा को या क्या कहते हैं? प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। तो यह प्रयोजनमूलक हिंदी यहाँ विशिष्ट कार्य से या विशिष्ट संदर्भ में वह प्रयुक्त होती हैं, इसलिए इसका नामकरण क्या हुआ है? प्रयोजनमूलक हिंदी हुआ है। समझ गए प्रयोजनमूलक हिंदी किसे कहते हैं? तो इस प्रयोजनमूलक हिंदी का मतलब हुआ विशिष्ट प्रयोजन से या विशिष्ट संदर्भ को लेकर जब भाषा सार्वजनिक क्षेत्र में प्रयुक्त होती है, यानी सरकारी क्षेत्र में प्रयुक्त होती है, अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है, तब उस भाषा के रूप को क्या कहते हैं? प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। तो इस प्रयोजनमूलक हिंदी को परिभाषित करने का प्रयास अनेक विद्वानों ने किया है, व्याख्यात करने का प्रयास किया है। तो इसकी परिभाषाएं हमें अगले लेक्चर में समझना है। आप लोग अभी प्रयोजनमूलक इस शब्द का जो अर्थ है वो समझ गए। इतना ही ध्यान रखिए कि विशिष्ट उद्देश्य से प्रयुक्त भाषा को यहाँ प्रयोजनमूलक भाषा कहते हैं। तो इस तरह ये प्रयोजनमूलक भाषा का अर्थ है। तो चलिए यहाँ आप लोग इस प्रयोजनमूलक शब्द को ध्यान में रखिए और आगे हमें इसकी परिभाषाएं देखनी है। धन्यवाद।